अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी को गेट करवाएंगे अपने डॉट नेट कोर क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में। इस वीडियो को देख के आप डॉट नेट कोर वेब एपीआई के किसी भी प्रोजेक्ट में करंट यूजर आईडी को गेट करवा सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्यों यूजर की आईडी को गेट करवाते हैं, ताकि हम ऑडिटिंग कर सकें, किसी भी यूजर्स के एक्शंस को देख सकें कि किस यूजर ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है, लाइक किस यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट किया है, किस यूजर ने कैटेगरी क्रिएट की है। और इन चीज़ों की ऑडिटिंग करने के लिए हम यूजर की आईडी को गेट करवाते हैं और उसके एक्शन के साथ उसकी आईडी को स्टोर करवाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जब टोकन जनरेट किया था तो उसमें हमने क्लेम्स रखवाए थे और उन क्लेम्स के अंदर हमने यूजर की आईडी को भी रखवाया था। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, तो मैं आपको वहां पर दिखाता हूँ। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक यूजर सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो जाता है तो फिर हमने उसकी उसके लिए क्लेम्स बनाए थे और उस क्लेम्स में यूजर्स की जितनी भी डिटेल थी वो रखवाई थी और उस यूजर की आईडी रखवाई थी। यहाँ पे हमने जिसका नाम दिया था UID। और अगर आप यहाँ पर SQL में जाएं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं क्रिएट हुए हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा यहाँ पर कि कौन सा प्रोडक्ट किस यूजर ने क्रिएट किया है। और यहाँ पर हमने एक और मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप रखी हुई है क्रिएटेड बाय, और यहाँ पर जो हमारा ASP.NET यूजर का टेबल है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसकी टाइप है GUID। और यहाँ पर जो हमारी टाइप है प्रोडक्ट्स के टेबल में वो है क्रिएटेड बाय में इंटीजर। तो इसकी हम टाइप चेंज करेंगे, आप GUID भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी टाइप स्ट्रिंग करूंगा क्योंकि हम डायरेक्टली इंटीजर को यूनिक आइडेंटिफायर या GUID में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं इसकी टाइप स्ट्रिंग रखूंगा। बेहतर है कि आप भी इसकी टाइप स्ट्रिंग रख लें। मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। सबसे पहले हम इसकी टाइप चेंज कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपनी कोर में और फिर डोमेन में। डोमेन के अंदर हमारी एंटिटीज पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो हमारी कॉमन एंटिटीज हैं वहां पर हम जाते हैं। वो डेफिनेशन करता हूँ मैं यहाँ पर और इसकी टाइप को मैं कर देता हूँ string, और इसकी भी टाइप को मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पर ऐड माइग्रेशन। यहाँ पर आपने पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपकी जो DB कॉन्टेक्स्ट है वो कौन से प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है। तो मेरी जो DB कॉन्टेक्स्ट है वो परसिस्टेंस लेयर में पड़ी हुई है। मैं यहाँ पर परसिस्टेंस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर करता हूँ माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मैं रख लेता हूँ अपडेट टाइप्स। आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे अपनी माइग्रेशन का। मैं करता हूँ एंटर। और यहाँ पर हमने माइग्रेशन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। मैं करता हूँ माइग्रेशन और करते हैं एंटर। तो हमारी यहाँ पर माइग्रेशन क्रिएट हो गई और इसकी जो NOR का जो है इसको हम कर देते हैं मैक्स 200 कर देते हैं। हम कहते हैं हमने इसकी जो टाइप है वो मैक्सिमम नहीं करनी, हम कहते हैं इसकी जो साइज होगी वो 200 होगी। अब मैं करता हूँ अपडेट डेटाबेस, इसको कर देते हैं अपडेट डेटाबेस और इसके आगे माइग्रेशन का नाम, और मैं करता हूँ एंटर।
तो यहाँ पर हमारी टाइप्स चेंज हो गई हैं। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ और इसको मैं सिलेक्ट करूँ, 0 है, लेकिन अगर मैं इसके डिज़ाइन में जाऊँ, प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन, तो यहाँ पर हमारी इसकी जो टाइप्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। एनोवा कार 200। अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर हम गेट करवाते हैं करंट यूजर आईडी। मैं आता हूँ अपने वेब एपीआई प्रोजेक्ट में और यहाँ पर एक फोल्डर ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू फोल्डर और इसका नाम रख लेते हैं शेयर्ड सर्विस। और इस सर्विस के अंदर हम एक क्लास ऐड करवा लेते हैं, ऐड क्लास। क्लास का नाम रख लेते हैं ऑथेंटिकेटेड यूजर। ऐड करवा लेते हैं इसको और यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर। और उस कंस्ट्रक्टर में हम इंजेक्शन करवा लेते हैं IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। ठीक हो गया। HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर की क्लास क्या करती है, अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, गो डेफिनेशन करूँ, तो आपको यहाँ पर HTTP कॉन्टेक्स्ट की क्लास मिलेगी। अगर आपको याद हो तो जब हमने जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट किया था तो हमने यहाँ पर HTTP कॉन्टेक्स्ट की क्लास यूज की थी और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी यूजर की डिटेल होती है वो HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर मौजूद होती है। और हम यहाँ पर करते हैं HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर डॉट HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर। यूजर में हम कर लेते हैं फाइंड करो फर्स्ट वैल्यू को, जिसका नाम होगा काउंट सर्विस में आते हैं। इस नाम से हमने यूजर की आईडी को टोकन में रखवाया था UID के नेम से। तो हम आएंगे अपने ऑथेंटिकेटेड यूजर में और यहाँ पर हम उसी को असाइन करवा देंगे। और जैसे ही इसको आईडी मिलेगी तो फिर हम करेंगे यूजर आईडी और इसको हम असाइनमेंट करवा देंगे यूजर आईडी को। इस यूजर आईडी को हम एक प्रॉपर्टी में रखवा लेते हैं, प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी होगी स्ट्रिंग और इसका नाम हम कर देते हैं यूजर आईडी, ये वाली यूजर आईडी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इंजेक्शन को यूज कर रहा है तो इसको रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। फिर आते हैं अपनी प्रोग्राम क्लास के अंदर और यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसी क्लास की, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप्ड। एड स्कोप्ड हमने इसलिए रखा है क्योंकि एक ही जगह से अगर रिक्वेस्ट आ रही है बार बार तो वो जस्ट एक ही मर्तबा इसका इंस्टेंस क्रिएट करेगा जहां पर इसको जरूरत होगी। एड ट्रांजिएंट अगर हमें लगाना होता तो वो बार बार उसका इंस्टेंस क्रिएट, इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर। तो चलते हैं अपनी क्रिएट प्रोडक्ट में, कोर में आते हैं, एप्लीकेशन में, फीचर्स में आते हैं, प्रोडक्ट में, क्रिएट प्रोडक्ट। और यहाँ पर हम इसकी इंजेक्शन करवा लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर इसकी क्लास इंजेक्ट होती है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। अगर इसके ऊपर आप कंट्रोल डॉट करें तो यहाँ पर वेब एपीआई एप्लीकेशन में एक्सेसिबल नहीं है। उसके लिए इसी वजह से हम इंटरफेस बनाते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर और उसको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं और यहाँ पर इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस। और इंटरफेस का नाम रख लेते हैं आई ऑथेंटिकेटेड यूजर। अभी हमने ये
इंटरफेस नहीं बनाया, इसके ऊपर करते हैं कंट्रोल डॉट और करते हैं जनरेट इंटरफेस। तो इंटरफेस क्रिएट हो गया और इधर से हम कट करते हैं। कट करवा के जितने भी हमारे इंटरफेस होते हैं वो हम एप्लीकेशन लेयर के अंदर रखते हैं। यहाँ पर आते हैं इंटरफेसेस और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन में जाऊं, वो डेफिनेशन और इसके अंदर हमने उसको डिफाइन करना है। और अब हम इस इंटरफेस को होल प्रोजेक्ट में कहीं भी इंजेक्ट करवा के यूज कर सकते हैं। आते हैं क्रिएट प्रोडक्ट में और यहाँ पर क्लास की जगह हम इंटरफेस यूज करते हैं और इसके साथ अंडरस्कोर लगा लेते हैं ऑथेंटिकेटेड यूजर और इसके ऊपर करते हैं कंट्रोल डॉट ऐड टू क्रिएट कमांड हैंडलर। इसकी इंजेक्शन हो गई और इंजेक्शन करवाने के बाद हमने करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट क्रिएटेड बाय, और क्रिएटेड बाय में हमने क्या करना है, ऑथेंटिकेटेड यूजर और डॉट यूजर आईडी। ठीक हो गया। और इसी तरह प्रोडक्ट डॉट क्रिएटेड ऑन और इसमें हम रखवा लेते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। सेम इसी तरह हम अगर इसको कॉपी करें और अपडेट के अंदर भी इसको रखवा लेते हैं, करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल डॉट और ऐड पैरामीटर टू कंस्ट्रक्ट। इसी तरह सेम हम करवा लेते हैं, क्योंकि क्रिएटेड बाय नहीं होगा, यहाँ पर हम करेंगे मॉडिफाइड कि किस यूजर ने इसको, इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया है। डॉट मॉडिफाइड, मॉडिफाइड बाय authenticated user dot user id और modified on, modified कब हुआ, हम कहते हैं date time dot now। ठीक हो गया। अब हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो जस्ट हमने एक क्लास की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, इसके साथ हम अब इंटरफेस की भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इंटरफेस, तो यहाँ पर अब हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। जब भी इसे ये इंटरफेस कॉल होगा तो ये इसका इंस्टेंस क्रिएट करके इसको देगा। रन करते हैं और देखते हैं। रन करने से पहले हम एक डिबगर लगा लेते हैं यहाँ पर। डिबगर लगा लेते हैं इधर और ऑथेंटिकेटेड यूजर के अंदर भी डिबगर लगा लेते हैं एक। और यहाँ पर एरर आ गया, एरर को फाइंड कर लेते हैं व्यू डिटेल और अच्छा, ये इसलिए एरर आया क्योंकि हमने जो HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर की क्लास में इंजेक्शन करवाई है, ये वाली इंजेक्शन जो करवाई है इसको हमने रजिस्टर करवाना है, क्योंकि ये बिल्ट इन क्लास है तो इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसको हम यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं। builder dot services dot add HTTP contact accessor। यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब हम चलते हैं यूजर में और यहाँ पर डिबगर लगा लेते हैं और
यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, अपडेट में भी एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और इसको करते हैं रन। रन हो गया और यहाँ पर हम पहले टोकन जनरेट करवा लेते हैं। ये करंट यूजर आईडी हमारी वेब एपीआई के अंदर स्टोर कहीं पे भी नहीं होती। अगर आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा हो कि हमारी यूजर आईडी स्टोर हुई होगी यहाँ पर, तो वो स्टोर नहीं होती, वो टोकन के अंदर होती है। और जब टोकन डिकोड होता है, जब रिक्वेस्ट आती है तो वो डिकोड होता है, तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी यूजर आईडी स्टोर हो जाती है। अभी मैं यहाँ पर करता हूँ सुपर एडमिन @gmail.com और यहाँ पर कर लेते हैं पासवर्ड इसका रख लें EST टेस्ट और करते हैं एग्जीक्यूट। टोकन मिल गया हमें। टोकन मिलने के बाद हम करते हैं ऑथराइज, इसमें बियरर लिख लेते हैं और करते हैं ऑथराइज। अब हम किसी प्रोडक्ट को ऐड करवाते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ न्यू प्रोडक्ट, दिमाग कर लेते हैं टेस्ट यूजर और इसको रेट दे देते हैं 10 रुपीज। मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। वन और मोर वैलिडेशन अकर नेम इज बी2। यहाँ पर हमने वैलिडेशन लगाई हुई थी 10 करेक्टर की, तो मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट यूजर के ऊपर हमारी हिट आ गई है। और अगर मैं HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर और यूजर के ऊपर अगर मैं ओवर करूं और आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो आइडेंटिटीज में हमारे पास क्या कुछ है। आइडेंटिटीज के अंदर क्लेम्स हैं और क्लेम्स के अंदर हमारी सारी डिटेल है जो कि हमने टोकन में रखवाई थी। इशूअर है, एक्सपायरी डेट है टोकन की। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम UID नजर आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी हमने UID लिखा है। और इसको मैं करता हूँ F10 F10 और F10 F10 और यहाँ पर आपको यूजर आईडी मिल गई। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करवाने के बाद हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया और देखते हैं अपने SQL में और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस यूजर ने क्रिएट किया है उसकी आईडी आ गई है और किस टाइम क्रिएट किया है उसकी डेट टाइम भी आ गया। इसी तरह हमने मॉडिफाइड के लिए भी इसको यूज किया था, तो मॉडिफाइड के लिए भी चेक कर लेते हैं इस 6 के लिए या फिर 5 ID के लिए। और मैं आता हूँ इसी प्रोडक्ट को अपडेट करता हूँ, ट्राई इट आउट। और कौन सी आईडी को हम अपडेट करते हैं 5। हम करते हैं 5 का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करो और उसमें ABC टेस्ट रेट कर दो 10। अब जब ये मॉडिफाइड होगा तो हम देखते हैं कि रिकॉर्ड हमारा कहाँ पे इंसर्ट होता है, मॉडिफाइड में। और यहाँ पर हमें यूजर आईडी मिल गई। कंटिन्यू करते हैं इसको, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और आते हैं अपने SQL में और इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किसने अपडेट किया है, इस प्रोडक्ट किस यूजर ने अपडेट किया है और किस टाइम अपडेट किया है, ये उसकी डेट टाइम यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको काफी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे या फिर चेंज पासवर्ड पर वीडियो बनाएंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।